सिलेंडर। सिलेंडर। सिलेंडर क्या? सिलेंडर। ठीक है. So let's start now for the sphere. Moment of inertia. Moment of inertia of a, किसी को आता है कैसे निकालते हैं स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया? एनीवन? स्कूल में करा दिया है आपके? नो सर। नहीं करवाया है? मतलब चैप्टर ही बाकी है अभी? चैप्टर खत्म हो गया लेकिन ये नहीं कराया। अच्छा ऐसा है. ओके. देखिए आर रेडियस का स्फीयर है और ये दूरी जो है वो x ली हुई है यहाँ से यहाँ तक, एंड ये dx एलिमेंट लिया हुआ है. ठीक है, तो ये हो जाएगा x प्लस dx. ठीक है. ओके ना आगे देखिए. अब यहाँ पे बेटा ये सॉलिड स्फीयर की हम बात कर रहे हैं. किसकी बात कर रहे हैं? सॉलिड स्फीयर की. तो सॉलिड स्फीयर में हमें मास पर यूनिट वॉल्यूम निकालना पड़ेगा. किसी भी छोटा सा सेगमेंट का अगर हमें डीएम मास निकालना है, मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ मास जिसे हम कहते हैं, चलो डीएम की जगह मैं एम ही लिख लेता हूँ. सपोज डीएम मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ मास, तो इसकी जगह मैंने लिख लिया एम. ठीक है. तो यहाँ पर ये जो मास हम निकाल रहे हैं किसी एलिमेंट्री पार्ट का, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि मास बाय वॉल्यूम करना पड़ेगा. तो हम लिखेंगे मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर. क्या लिखेंगे? मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर. तो हम क्या लिखेंगे? मास बाय 4/3 पाई आर क्यूब. ठीक है. अब यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्फीयर अबाउट एन एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर, हम कहाँ पे निकाल रहे हैं? थ्रू इट्स सेंटर निकाल रहे हैं. थ्रू इट्स सेंटर. ठीक है. तो हमने क्या किया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्फीयर निकालना है अबाउट द जेड जेड डैश एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ओ. तो हमने क्या किया, एक एलिमेंट्री पोर्शन हमने कंसीडर किया है ऑफ द स्फीयर बिटवीन टू प्लेन्स परपेंडिकुलर टू द एक्सिस जेड जेड डैश. ये रहा हमारे पास में x एंड x प्लस डी एक्स फ्रॉम द सेंटर. हमने क्या किया, ये एक ले लिया x, दूसरा ले लिया x प्लस डी एक्स. समझ में आ रहा है बेटा? फ्रॉम द सेंटर. दिस एलिमेंट्री पोर्शन ऑफ द स्फीयर विल बी अ डिस्क. अब ये क्या बन जाएगा? आपने डिस्क देखी है सभी ने? सर डिस्क देखी Yes, है sir. ना? डिस्क. हाँ, तो ये डिस्क है मान लो. ठीक है, बिकॉज यहाँ पर मास है, ये मास वाला पार्ट है, ऐसा नहीं कि होलो है. तो ये एक डिस्क है. ना
This elementary portion of the sphere will be a disk whose center is C and radius है AC. ये हमने पॉइंट ले लिया A और यहाँ पे पॉइंट ले लिया हमने C. इसकी जो रेडियस है वो क्या ले लिया हमने AC ले लिया. एंड थिकनेस कितना है? थिकनेस है बेटा dx. कितना थिकनेस ले लिया है? dx लिया. तो वॉल्यूम अगर हम निकालेंगे तो वॉल्यूम के लिए हम क्या लिख सकते हैं? एरिया इंटू थिकनेस. क्या लिख सकते हैं? एरिया इंटू थिकनेस. तो वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एक्स या पाई आर स्क्वायर. तो पाई इंटू आर, आर मतलब एसी का होल स्क्वायर. आर कितना आ जाएगा? एसी का होल स्क्वायर. ये जस्ट मिनट, ये एक मिनट, इसको ऑप्टिकल सेंटर है तो इसको, सॉरी ये O है, इसको वो ले लेते हैं, इसको C कर देते हैं. ये डिस्क का जो सेंटर है उसे C मान लेते हैं. ठीक है. तो अब देखिए क्या है कि वॉल्यूम इज इक्वल्स टू, हम लिखते हैं एरिया इंटू थिकनेस. सो हियर वी राइट वॉल्यूम इज इक्वल्स टू एरिया इंटू थिकनेस. ठीक है. जस्ट अ मिनट. एरिया कितना है? एरिया के लिए लिखेंगे पाई इंटू AC स्क्वायर इंटू थिकनेस कितनी है? dx. ठीक है. समझ में आ रहा है सभी को क्या कर रहे हैं? यस सर। ये हमारी डिस्क है बेटा, समझो आप. तो इसका रेडियस तो यही होगा ना, A से लेके C तक. यस और नो? तो इसका एरिया कितना आएगा? तो पाई इंटू AC का स्क्वायर. और ये क्या है? तो ये dx जो कि उसकी थिकनेस है. तो पाई इंटू AC स्क्वायर इंटू dx. तो ये AC का जो स्क्वायर है वो कितना आएगा? तो आप देखिए कि ये जो है ये हमने कितना लिया हुआ है? AC. तो अरे जस्ट मिनट, ये थोड़ी ना मतलब इसकी रेडियस को मैंने R से रिप्रेजेंट कर दिया है. एक्चुअल में हम इसे जस्ट मिनट, इसको हटा देते हैं एक बार. देखें, ये A है, ये C हो गया, यहाँ पे O है, ये रेडियस है R. ये हमने उसके अंदर एक डिस्क बनाया है, ये AC है. ठीक है. तो हमें ये निकालना है. तो ये निकालना है तो ये O से लेके C तक की दूरी कितनी ली है बेटा? हमने X लिया है. कितना लिया है? X. तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? X हो जाएगा. इसका मतलब AC कितना आ जाएगा? तो AC हो जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा. राइट. तो ये हो जाएगा पाई इंटू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू डीएक्स. लिख सकते हैं ऐसे. तो ये हो जाएगा पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा. तो ये हो जाएगा पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डीएक्स. तो ये हमने क्या निकाला? ये हमने निकाल लिया वॉल्यूम. क्या निकाल लिया? वॉल्यूम निकाल लिया. इसका मतलब अगर हम लिखें यहाँ पर कि मास ऑफ द एलिमेंट्री पोर्शन ऑफ द स्फीयर, क्या लिखना है? अब हमने बेटा वॉल्यूम तो निकाल लिया. समझ में आ रहा है सभी को? यस सर. हाँ. यस सर। तो मास ऑफ द एलिमेंट्री पोर्शन ऑफ द स्फीयर, मास ऑफ द एलिमेंट्री पोर्शन, इतना ही लिख रहा हूं. इसी को हम क्या लिखेंगे? तो वॉल्यूम इनटू, मतलब हमने एलिमेंट्री पार्ट को उसका वॉल्यूम और कितना टोटल जो स्फीयर है, मतलब पूरा स्फीयर है उसका मास पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब कि डेंसिटी जिसे हम कह सकते हैं. क्या कह सकते हैं? डेंसिटी. किसकी? स्फीयर की. ठीक है. तो वॉल्यूम ऑफ द डिस्क कितना आया? तो पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डीएक्स. और डेंसिटी ऑफ द स्फीयर हमें निकली है. डेंसिटी क्या है? मास बाय वॉल्यूम. तो वॉल्यूम कितना है स्फीयर का? तो ये है 4/3 पाई आर क्यूब. यस और नो? तो यहां पर ही आ जाएगा 3m
बाय 4r³ इंटू r² माइनस x² इंटू dx। ये हमने मास निकाल लिया, समझ में आया? यस सर। बस यही मेन काम Yes. करना था, मास निकालने तक का। इतना अगर आपने निकाल लिया देन आगे तो वही कहानी है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एलिमेंट्री पोर्शन दैट मींस के डिस्क ऑफ द स्फीयर अबाउट द एक्सिस जेड जेड एस निकालना है। तो क्या करना है, 1/2 mr², है ना? देखो लिख देता हूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क, है ना, क्योंकि हमने एलिमेंट्री पोर्शन जो लिया वो डिस्क ही है ना, ऑफ द डिस्क ऑफ द स्फीयर अबाउट द एक्सिस जेड जेड डैश। तो ये कितना आ जाएगा, तो डी आई इज इक्वल्स टू क्या करेंगे, 1/2 मास इंटू रेडियस का स्क्वायर, ठीक है? तो ये जाएगा 1/2 मास कितना आ जाएगा m, रेडियस कितनी है AC और उसका होल स्क्वायर, ठीक है? तो 1/2, अच्छा मास कितना है, तो मास हमने निकाल लिया, कितना निकाला, 3m/4r³। तो 3m/4r³ इंटू r² माइनस x² इंटू dx इंटू रेडियस, रेडियस कितनी निकाली थी हमने, √r² माइनस x² ना, तो ये आ जाएगा √r² माइनस x² और उसका स्क्वायर। बोलो समझ में आया यहाँ तक? Yes, sir. यस सर। तो ये हम निकालेंगे 3m/8r³ इंटू r² माइनस x², ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो r² माइनस x² का होल स्क्वायर हो जाएगा इंटू dx, क्योंकि ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, है ना? ग्रेट। तो अब हमें निकालना है टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसके लिए क्या करेंगे, लिमिट लेंगे, कहाँ से कहाँ तक, -r से लेके +r तक, ये हमारे पास लिमिट्स आ जाएंगी। x की वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी करेगी, -r से +r तक हम वेरी कर सकते हैं। तो i इज इक्वल टू करेंगे इंटीग्रेशन -r से लेके +r di इज इक्वल्स टू, आप वैल्यूज पुट करो, अभी यहाँ पे di की वैल्यू पुट करो, तो -r से +r, di की वैल्यू है 3m/8r³ इंटू r² माइनस x² का होल स्क्वायर इंटू dx। अब बेटा क्या करना है, नाउ डू द कैलकुलेशन पार्ट, ठीक है? इट्स नाउ इंटीग्रेशन ओनली, तो आप यहाँ पे कैलकुलेशन पार्ट करेंगे एंड द फाइनल आंसर जो आपको मिलेगा वो आ जाएगा 2/5 mr²। ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा बेटा। बोलो समझ में आया? यस सर। यहाँ तक कोई यस सर। दिक्कत है बताओ आप किसी को? अब किसी को क्या दिक्कत है? No, नो sir. सर। ओके। अब ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला ना, ये हमने कहाँ पे निकाला, तो इस एक्सिस पे निकाला, ये पासिंग थ्रू द ओ। अगर हम इसके कहाँ पे निकालेंगे, टेंजेंट पे अगर निकालें, कहाँ पे निकालें, टेंजेंट पे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्फीयर अबाउट द टेंजेंट, मतलब यहाँ पर निकालें या यहाँ पे निकालें। अगर हम इसके टेंजेंट पे निकालेंगे तो कितना आएगा, तो मैं वो लिख देता हूँ कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्फीयर अबाउट द टेंजेंट। तो टेंजेंट पे जब आप निकालेंगे तो कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 7/5 mr²। बोलो क्लियर है? एनी डाउट इन दिस? No, sir. ठीक है, इतना तक आपको ध्यान रखना है। क्लियर है यहाँ तक किसी? देखिए अर्लियर हमने लीनियर मोमेंटम के बारे में स्टडी किया, राइट? अब यहाँ पर आप समझिए कि लीनियर मोमेंटम को हम लिखते हैं P इज इक्वल्स टू m इंटू वी।
नाउ वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस अ न्यू थिंग, मतलब न्यू टर्म है हमारे लिए। न्यू टर्म क्या है? न्यू टर्म है एंगुलर मोमेंटम। क्या टर्म है? एंगुलर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम की बॉडी क्या होता है कि उसका जो मोमेंटम होता है वो लीनियर रहता है, मतलब स्ट्रेट रहता है। और एंगुलर के अंदर क्या होता है, रोटेशन के जो केसेस होते हैं, जैसे अभी हम स्टडी कर रहे हैं, उस केस के अंदर हम एंगुलर मोमेंटम को इंट्रोड्यूस करते हैं। बोलो, क्लियर है यहाँ तक? हेलो। Yes, sir. हम्म। Yes. जैसे मान लीजिए कि अगर यहाँ पर मैं एक डायग्राम से आपसे समझा देता हूँ कि सपोज ये एक्स वाई जेड एक्सेस हमने कंसिडर करी है, और यहाँ पर हमने कोई एक रिजिड बॉडी ले लिया है, ठीक है। अब उसमें R1 पोजीशन पे हमने एक M1 बॉडी लिया है, R2 पोजीशन पे हमने M2 बॉडी लिया है, और R3 पोजीशन पे हमने M3 बॉडी लिया है। इस तरीके से हमने कुछ बॉडीज, मतलब पार्टिकल्स कंसिडर कर लिए हैं। इट्स अ रिजिड बॉडी, इट्स अ रिजिड बॉडी। तो जब ये ओजेड एक्सिस के अलोंग, मतलब अबाउट दिस एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट जब ये रोटेट होगा ऐसे, मैंने आपको उस दिन रोटेशन के बारे में बताया था, राइट? याद है सभी को? मैंने आपको वो बॉक्स का एग्जांपल लेके समझाया था कि एक एक्सिस के अलोंग हम कैसे रोटेट करवा रहे हैं। तो Yes, जब sir. जब ये इस तरीके से रोटेट करेगा, तो उसके पास जो वेलोसिटी होती है उसे हम कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। क्या कहते हैं? एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ठीक है। तो हम लिखते हैं कि ओमेगा जो है वो आपकी एंगुलर वेलोसिटी होती है। एंड यहां पर हम लिखते हैं कि यहाँ पर जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सारे पार्टिकल्स कैसे बताऊं, ओके चलो ठीक है। सपोज किया हमने दैट बॉडी इज रोटेटिंग with uniform angular velocity omega about the axis OZ. And when the body rotate about the axis OZ, the particles constituting the body moves along the circular path of the radii equal to their distances from the axis. ये बात क्लियर है? अब ये सारे जो पार्टिकल्स हैं इस तरीके से मूव हो रहे हैं फ्रॉम द सेंटर्स ऑफ द सर्कुलर पाथ लाइज ऑन द एक्सिस OZ। मतलब कि सारे पार्टिकल्स के लिए जो उनका सर्कुलर पाथ जो है उसकी एक्सिस कौन सी है? OZ। एक्सिस कौन सी है? ओजेड। मतलब सभी पार्टिकल्स ओजेड एक्सिस के अराउंड अराउंड ही क्या हो रहे हैं? रोटेट हो रहे हैं, राइट? तो सिंस एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ऑल द पार्टिकल इज सेम, सभी पार्टिकल्स की सेम स्पीड है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ द लीनियर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, तो वो हम लिखते हैं v इज इक्वल्स टू, मान लो कि कोई भी पार्टिकल ले लो, तो फिर उस केस में हम उसकी लीनियर वेलोसिटी है वो कैसे लिखी जाएगी? r ओमेगा से रिप्रेजेंट किया जाता है। और यहाँ पर अगर हम कहें कि मान लो यहाँ पर हमने एक आर आई पोजिशन पे एम आई, मतलब कोई भी मास हमने कंसिडर किया है, या फिर आर एन पोजिशन पे एन नंबर का मास लिया हुआ है, ऐसे भी आप ले सकते हो, ठीक है। तो कि जब आप मोमेंटम निकालेंगे तो मोमेंटम फॉर द ith पार्टिकल, मतलब किसी भी पार्टिकल के लिए मोमेंटम हम क्या लिखते हैं? m इंटू वी, राइट। और यहाँ पर जो v आएगा वो कितना आ जाएगा? अगर हमने ith पार्टिकल के लिए निकाल रहे हैं तो ith पार्टिकल के लिए जब लीनियर वेलोसिटी vi इक्वल्स टू r ओमेगा i हो जाएगा, तो ये जो लीनियर मोमेंटम जो है आम आई, ये जो vi है इसकी जगह क्या लिखेंगे? r इंटू ओमेगा आई। बोलो, आई बात समझ में? Yes, sir. ठीक है। तो Yes, ये sir. होता है आपका लीनियर मोमेंटम के लिए। लेकिन जब हम एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं तो एंगुलर मोमेंटम को बेटा हम लिखते हैं r क्रॉस p। क्या लिखते हैं? r क्रॉस p। तो एंगुलर मोमेंटम के लिए लिखते हैं l, मतलब ith पार्टिकल के लिए एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू ith पार्टिकल का मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द ith पार्टिकल। मतलब जो ith पार्टिकल लिया है वहां से हम लोग क्या लिया है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया है आर आई। तो यहाँ पर आप देखिए कि ith पार्टिकल का जो मोमेंटम है वो हमने क्या निकाला? एम आई आर ओमेगा आई। तो मैंने लिख दिया एम आर
ओमेगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर आई। ठीक है, समझ में आया? तो ये कितना हो जाएगा, ith पार्टिकल का मास आर स्क्वायर ऑफ द ith पार्टिकल एंड ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी। तो ये हमारा जो आ गया, ये आपका क्या आ गया, एंगुलर मोमेंटम आ गया। क्या आ गया बेटा, ये एंगुलर मोमेंटम। बोलो क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. अब एक चीज और समझिए कि Yes. जैसे हमने आगे पढ़ा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को बेटा हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से, और हम क्या लिखते हैं, दैट आई इज इक्वल्स टू समेशन आई इक्वल 1 टू n एम आई आर आई का स्क्वायर। क्या ऐसा लिखते हैं? आगे पढ़ा ना हमने अभी, एम आर स्क्वायर। Yes, sir. तो क्या इस टर्म को हम रिप्लेस कर सकते हैं? तो क्या ith पार्टिकल के एंगुलर मोमेंटम को क्या हम लिख सकते हैं, दैट आई इंटू ओमेगा? यस और नो? यस और नो? Yes, sir. यहाँ तक क्लियर है बेटा? यस सर। हाँ, ये हो गया एंगुलर मोमेंटम के बारे में। अच्छा, अब मान लो सपोज हम बात करें अगर काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन की, किसके बारे में बात करेंगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी के लिए? तो हम सबको पता है कि काइनेटिक एनर्जी को हम लिखते हैं, अब मैं सिंपल आई वाई छोड़ देता हूँ, मैं सिंपल तरीके से आपको बता देता हूँ, ठीक है? कि काइनेटिक एनर्जी को बेटा हम लिखते हैं 1/2 mv²। ठीक है, अब हमें ये पता है कि v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, पता है ना? तो मैंने लिख दिया 1/2 m r ओमेगा और उसका होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 m r² ओमेगा स्क्वायर। हो गया यहाँ तक, राइट? यस अब ये Yes, sir. 1/2 mr² क्या होता है? तो देखो, क्या ये 1/2 mr² में mr² क्या हो जाएगा, क्या आई हो जाएगा? भाई यहाँ पर यस जो mr² है, Yes. देखो ये जो mr² है, इस mr² की जगह हम क्या लिख सकते हैं, क्या आई लिख सकते हैं कि नहीं? तो यह हम क्या लिखेंगे, 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। क्या ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन हमारे पास में आ गया? बोलो, यस सर। कोई Yes, डाउट sir. इसमें? No, sir. पक्का? नो सर ठीक है, अब तीसरी चीज समझ लो। तीसरी चीज है टॉर्क, राइट? आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है टॉर्क के बारे में। तो हम टॉर्क को समझते हैं आर क्रॉस एफ। हम क्या समझते हैं टॉर्क को, आर क्रॉस एफ। अब एक चीज समझिए कि जैसे अगर हम यहाँ पर हम ये कहें कि एंगुलर मोमेंटम जो है एल क्या होता है, आई इंटू ओमेगा होता है, राइट? अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूं तो डी एल बाई डी टी, और यहाँ पर मैं करूं डी बाई डी टी ऑफ आई ओमेगा, तो ये क्या हो जाएगा, आई इंटू डी ओमेगा बाई डी टी हो जाएगा। यस, यस और नो? तो ये डी ओमेगा बाई डी टी क्या होता है, हमने आगे पढ़ा है पहले। चलो वृद्धि बताओ, डी ओमेगा बाई डी टी क्या होता है? डी ओमेगा बाई डी टी क्या होता है बेटा, बताओ? एंगुलर वेलोसिटी को टाइम के साथ आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको क्या मिलता है, तनिष राज? Angular acceleration. एंगुलर एक्सेलरेशन, वेरी गुड। अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं हम एंगुलर एक्सेलरेशन को, यस और नो? Yes, sir. और यस जब आप एंगुलर मोमेंटम को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको मिलता है टॉर्क। क्या मिल जाता है, टॉर्क। तो हमारे पास ये नया फॉर्मूला बन गया टॉर्क का, क्या बन गया, आई इंटू अल्फा। बोलो यहाँ तक चीजें क्लियर हैं आप सभी को? यस कोई Yes, डाउट sir. इसमें? नो सर पक्का? No. पक्का? यस Yes, sir. सर। ओके ग्रेट। ठीक है,
ना यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि द स्पीड, बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो है उसको स्टडी कर रहे हैं हम लोग अभी। सो देयर आर फ्यू एग्जांपल्स, मतलब यहाँ पर एप्लीकेशंस है उसकी। बट बिफोर दैट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को अगर हम समझें तो वो क्या है, तो देखो, the law of conservation of angular momentum in rotational motion is as important as the conservation of linear momentum in translational motion. And we know that external torque acting on a system about an axis is equal to the time rate of change of angular momentum of the system about the axis. That means torque is equals to dl by dt, ठीक है। एंड इफ नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट, अगर मान लो अगर हम ये कहें कि एक्सटर्नली कोई टॉर्क नहीं लग रहा है, मतलब टॉर्क की वैल्यू अगर हम जीरो करें, इन दैट केस हम क्या कहेंगे कि dl बाई dt जो है वो क्या हो जाएगा, जीरो। और dl बाई dt अगर जीरो हो रहा है, इसका मतलब l क्या हो जाएगा बेटा, कांस्टेंट हो जाएगा। मैथमेटिकल टूल्स के अंदर आपको ये चीज बताई गई थी। एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि it is the mathematical form of the law of conservation of the angular momentum, which states that if no external torque act on a system, the total angular momentum of the system remains conserved. समझ में आया बेटा? अगर बाहर से कोई फोर्स, सॉरी बाहर से कोई टॉर्क अगर एक्ट नहीं कर रहा है बॉडी पे, तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो कैसा रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। बोलो आई बात समझ में? Yes, sir. दूसरी चीज, अ सिस्टम में कंसिस्ट ऑफ एनी नंबर ऑफ पार्टिकल और बॉडीज इन केस देयर इज अ सिंगल नॉन रिजिड बॉडी, देन ड्यूरिंग रोटेशन, कैसी बॉडी है, नॉन रिजिड बॉडी है, तो उस टाइम पे क्या होगा, देन ड्यूरिंग रोटेशन इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया में वेरी ड्यू टू द चेंज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्योंकि एक ऐसी बॉडी है, नॉन रिजिड बॉडी है, समझ में आया? तो उसका जो मास डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो हो सकता है अलग अलग हो फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। देयरफॉर इन सच केस, if moment of inertia changes from I1 to I2, then angular velocity will change from omega 1 to omega 2। क्लियर है यहाँ तक बेटा? इसका मतलब ये है इन शॉर्ट कि अगर नॉन रिजिड बॉडी ली है, और नॉन रिजिड बॉडी के अंदर तो क्या होता है कि पार्टिकल्स अलग अलग जगह हो सकते हैं, मतलब उसका जो मास डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो डिफरेंट होता है। तो जब मास डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट होता है तो क्या हो जाएगा, मास डिस्ट्रीब्यूशन अगर डिफरेंट है तो डेफिनेटली एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो मास है उसकी दूरी, उसका जो डिस्टेंस है वो अलग हो जाएगा। तो अगर उस केस में अगर हम ये कहें कि उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो चेंज होगा, क्योंकि डिस्टेंस चेंज हो गया, बिकॉज मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है क्या है, एम आर स्क्वायर। और पार्टिकल को अगर आपने अलग अलग डिस्टेंस पे रखा हुआ है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डेफिनेटली चेंज होने ही वाला है। अगर ऐसा होता है तो ओमेगा, दैट इज द एंगुलर वेलोसिटी, विल आल्सो चेंज। तो यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी को हम क्या लिखते हैं कि ओमेगा 1, अगर आपका ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 से I2 अगर होता है तो आपका जो एंगुलर वेलोसिटी है वो ओमेगा 1 से ओमेगा 2 होता है। बोलो क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. फॉर एग्जाम्पल Yes. यहाँ पर आप देखिए एक एग्जाम्पल है आपके सामने। अब इसका देखो मास डिस्ट्रीब्यूशन, देखो इसके हैंड्स जो है वो कितने, मतलब सेंटर से अगर हम देखें तो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है बेटा, ये जो स्केटिंग कर रही हैं इनका एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ है, देखो ये देखो, ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यस और नो? Yes, sir. तो यहाँ Yes, पर sir. जब एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो मास डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है, एक यहाँ पर है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर और यहाँ पर मास डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। समझ में आया? तो उसकी वजह से क्या हुआ कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, मास डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा है, वही आर डिस्टेंस आपने बढ़ा दिया, आई इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, एम आर स्क्वायर लिखते हैं। तो अगर आपने ये आर को बढ़ा के रखा हुआ है तो इनर्शिया क्या होगा, लार्ज होगा, होगा Yes, क्या? sir.
और ओमेगा जो है वो क्या आएगा, स्मॉल आएगा, एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। यस और नो? Yes, sir. अगर आपको Yes. स्पीड बढ़ानी है, मतलब कि आपको एंगुलर वेलोसिटी लार्ज करनी है, तो इनर्शिया क्या करना पड़ेगा, इनर्शिया क्या करना Small. पड़ेगा, स्मॉल करना पड़ेगा। तो आप देखो इनर्शिया स्मॉल करने के लिए इन्होंने क्या किया, अपने हैंड्स को कैसा किया हुआ है, बैंड किया हुआ है, दिख रहा है आप सभी को, हैंड्स को क्या किया हुआ है, बैंड किया हुआ है, समझ में आ रहा है? ये देखो Yes, sir. दिख रहा है, हैंड्स को बैंड किया हुआ, राइट। तो उन्होंने क्या किया, ये जो दूरी थी, ये जो आर डिस्टेंस आ रहा था, इसी को खत्म कर दिया उन्होंने, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिड्यूस हुआ और एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज हो गई। अगर आपने कभी ओलंपिक्स वगैरह देखे हो, देखते हो ओलंपिक्स के गेम्स, उसमें जो स्केटिंग कंपटीशन होते हैं इस तरीके के, या फिर जो जंप करते हैं, जंप करते हैं, उस टाइम पे देखा है आपने जो जिम्नेशियम वाले जो होते हैं, जो जिम्नेशियम वाले होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि एक क्या बोलते हैं, यस Yes, sir. तो देखो यहाँ पर एक ऐसा ही आपको एक इमेज शो कर रहा हूं मैं, देखिए यहाँ पर जो पोजीशन थी इस टाइम पे आप देखिए, फिर उस टाइम पे देखिए, एंड देन नाउ सी, यहाँ पर क्या किया, इस पोजीशन से उन्होंने अपना रोटेशन करना था बेसिकली यहाँ से, तो रोटेट करने के लिए उन्होंने अपना जो इनर्शिया था उसको क्या किया, रिड्यूस किया बाय बेंडिंग द बॉडी, है ना, समझ में आ रहा है? यस सर Yes, sir. तो यहाँ पर ओमेगा को इंक्रीज किया गया और मोमेंट ऑफ इनर्शिया को क्या किया गया है, डिक्रीज किया गया है। बोलो आई बात समझ में? Yes. Yes, sir. अभी कोई समस्या हो तो बताओ इसमें। बोलो क्लियर है? Yes, sir. ठीक, यस सर चलो अब हम समझते हैं रोलिंग मोशन की। रोलिंग मोशन के बारे में हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं फर्स्ट लेक्चर के अंदर, लेकिन हम उसकी काइनेटिक एनर्जी के बारे में कुछ भी डिस्कस नहीं किया है, ठीक है। तो हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन के बारे में सभी को पता है कि उसके अंदर ट्रांसवर्स, ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल दो मोशंस होते हैं, ये सबको पता है। रोलिंग के अंदर रोलिंग मोशन जो है उसके अंदर ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल ये दोनों मोशंस होते हैं, ये पता है सभी को? यस सर अरे यार तुम लोग, जैसे मान लो आपने एक डिस्क ले ली, रिंग ले ली या सिलेंडर ले लिया, गैस का सिलेंडर देखा है, Yes, sir. उसको Yes, आप, उसको आप तो खैर नहीं उठाते होगे, जैसे सिलेंडर वाले भाई साहब जब आते हैं तो वो क्या करते हैं, उसको मारते मारते लाते हैं, मतलब उसको घुमाते घुमाते लाते हैं, राइट। उसको क्या करते हैं वो, जैसे ये जो सिलेंडर है, इस सिलेंडर को क्या करते हैं, वो रोटेट करवाते हैं ना, तो वो आगे भी बढ़ता रहता है और रोटेट भी होता रहता है अपनी एक्सिस पे, देखा है? yes, Yes. sir. हाँ, यस तो सर उसे कहेंगे रोलिंग मोशन। मतलब उसके अंदर क्या हो रहा है कि रोटेशनल मोशन भी हो रहा है और क्या हो रहा है, ट्रांसलेशनल मोशन, मतलब वो ऑब्जेक्ट आगे भी बढ़ रहा है और वहां पर घूम भी रहा है। ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है समझने के लिए। क्लियर है रोलिंग मोशन को? Yes, sir. यस सर Yes. ना, अब देखो उसके अंदर क्या है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन, इसमें दो चीजें हैं। फर्स्ट, पहला क्या है, पहला तो ये है कि हम बात करेंगे ट्रांसलेशन मोशन की और बाद में बात करेंगे रोटेशनल की। तो ट्रांसलेशन मोशन जो है उसके अंदर ट्रांसलेशन वेलोसिटी की अगर हम बात करें, सपोज कि ट्रांसलेशनल वेलोसिटी,
तो ट्रांसलेशन वेलोसिटी जो आएगी वो किसके एक्सिस पे होती है? सेंटर ऑफ मास, मतलब उसकी जो वेलोसिटी है, अगर मैं लिखूं ट्रांसलेशनल वेलोसिटी, ठीक है, तो वेलोसिटी, ट्रांसलेशन वेलोसिटी के लिए मैं लिख सकता हूं कि वो जो रोटेट होता है वो उसके सेंटर ऑफ मास, मतलब जैसे आपने सिलेंडर ले लिया, डिस्क ले ली या रिंग ले ली, तो उसका जो ट्रांसलेशन मोशन होता है उसको मैं वीसीएम से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। समझ में आ रहा है? देखो ट्रांसलेशन मोशन में क्या होगा, सपोज मैं डिस्क का एग्जांपल ले रहा हूं। As the disk moves forward on the level surface, all the particles constituting the disk move along straight parallel path with the same linear velocity. The motion of the particle constituting the disk can be regarded as the motion of its center of mass. बात आई समझ में? ये स्टेटमेंट क्लियर है या नहीं, पहले ये बताओ, नहीं तो मैं समझाऊं। भाई ये डिस्क है, इस डिस्क पे बहुत सारे पार्टिकल हैं बेटा। अब ये जो पार्टिकल है, मान लो ये जो पार्टिकल है वो, जब ट्रांसलेशन मोशन की हम बात कर रहे हैं, सिर्फ ट्रांसलेशन के बारे में बात कर रहा हूं मैं, तो ये पार्टिकल जो है वो क्या हो रहा है? आगे बढ़ रहा है। सिमिलरली यहाँ पर पार्टिकल होगा वो भी आगे बढ़ रहा होगा। तो यहाँ पर ये जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, इसकी जो वेलोसिटी है उसको मैंने रिप्रेजेंट किया है, क्योंकि मैंने ये मान लिया कि सभी पार्टिकल्स किसी एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड है। तो मैंने ले लिया वेलोसिटी ऑफ ट्रांसलेशन मोशन के लिए VCM, मतलब सेंटर ऑफ मास, ठीक है। और दूसरा है आपका रोटेशनल मोशन ऑफ द डिस्क। मान लो अपन डिस्क की बात कर रहे हैं अभी कि ये ट्रांसलेशनल वेलोसिटी हो गई, और अब मैं बात करूं रोटेशनल मोशन, मतलब कि रोटेशनल मोशन ऑफ द डिस्क। तो रोटेशनल वेलोसिटी की अगर हम बात करें, तो रोटेशनल वेलोसिटी के अंदर क्या होता है कि सपोज दैट द डिस्क रोटेट विद द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। अब यहाँ पर ये जो डिस्क है, ये पूरी की पूरी डिस्क जो होती है वो क्या होती है? ओमेगा से घूम रही है। अभी आगे का जो पार्ट है वो हम लोग नहीं सोच रहे हैं, अब सिर्फ घूमने का वाला पार्ट है, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर क्या होती है, उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी होती है वो कितनी होती है? ओमेगा होती है, अबाउट इट्स सिमेट्री एक्सिस ड्यूरिंग इट्स रोलिंग मोशन। The particles constituting disk move along concentric circle with the angular velocity omega, and the linear velocity of particle at a distance r from the axis due to rotational motion. अब देखो जैसे यहां से ये पार्टिकल है, कितनी दूरी पे है? तो r दूरी पे है, ठीक है। ये इसका भी रोटेशनल मोशन हो रहा है। सपोज यहाँ पर एक डायग्राम से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये हमने एक डिस्क कंसिडर कर ली, ठीक है। अब इसमें ये सेंटर पॉइंट ले लिया O, सपोज ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ठीक है। अब यहाँ पर जो ट्रांसलेशन वेलोसिटी है उसको तो मैंने ले लिया VCM से, और सपोज यहाँ पर कोई पार्टिकल ऐसा है जो पार्टिकल मूव कर रहा है। अब पार्टिकल जो मूव कर रहा है उसके पास कितनी स्पीड है? तो दो स्पीड्स है उसके पास टोटली, अगर देखे जाए। एक कौन सी? जो सेंटर ऑफ मास के अलोंग है, क्योंकि सारे पार्टिकल ट्रांसलेशन मोशन करेंगे। दूसरी कौन सी? तो दूसरी भाई रोटेशनल है, जो उसको घुमाने का काम कर रहा है। ये पार्टिकल P के लिए बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या मिल रहा होगा आपको? रिजल्टेंट मिल रहा होगा। बात आ रही है समझ में? Yes, sir. तो यहाँ पर Yes, ये sir. जो पार्टिकल P का O से हमने डिस्टेंस ले लिया R, तो ये जो रोटेशनल मोशन की मैं बात कर रहा हूँ बेटा, इस रोटेशनल मोशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं V रोटेशनल इक्वल्स टू R ओमेगा। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? V रोटेशनल इक्वल्स टू R ओमेगा। समझ में आया यहाँ तक? Yes, sir. ठीक है, ओके। अब हम आगे बढ़ जाते हैं सीधा सा। अब हम बात कर रहे हैं काइनेटिक एनर्जी की। तो जैसे हम बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी के बारे में,
तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे दो चीजों की, एक ट्रांसलेशन और दूसरा रोलिंग। तो काइनेटिक एनर्जी जो ट्रांसलेशन की अगर हम बात कर रहे हैं उसे हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 mv²। काइनेटिक एनर्जी के लिए हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 1/2 mv² लिख सकते हैं, यस और नो? यस सर। Yes, अब ये sir. जो v है ये किसके लिए है, सेंटर ऑफ मास के लिए, बिकॉज सारे पार्टिकल्स जो हैं वो कैसे मूव हो रहे हैं डिस्क के ऊपर, एक ही डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं। तो 1/2 vcm² लिख लिया। और अगर मैं लिखूं काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल, क्या लिखूं, काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल, तो रोटेशनल के लिए कितना हमने निकाला अभी काइनेटिक एनर्जी, 1/2 I⍵²। अभी अभी हमने प्रूव किया ना ये, Yes, sir. ठीक है। यस सर। अब हमें रोलिंग की बात करने की, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रोलिंग। तो रोलिंग को हम क्या लिखते हैं कि टोटल एनर्जी कितनी है, तो काइनेटिक एनर्जी अभी समझ में आ रहा है बेटा? Yes, sir. नक्षत्र, यस सर। ओके, 1/2 mv² प्लस रोटेशन, रोटेशन के लिए क्या लिखेंगे, 1/2 I⍵²। बोलो, ठीक है। Yes. okay. यहां तक क्लियर है, पहले तो ये बताओ। Yes, sir. अब मैं यहाँ पे एक Yes. टर्म को इंट्रोड्यूस करता हूँ जिसे हम कहते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन, जिसे हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो मैं लिखूंगा इफ कैपिटल के इज रेडियस ऑफ गायरेशन of the body about its symmetry, about its symmetry axis, तो I जो होता है वो क्या हो जाएगा, m² हो जाएगा। कितना हो जाएगा, m²। ये तो पता है सभी को। Yes. ठीक है। तो यहाँ पर जहां पर हमने I का यूज किया ना, ये I, इस I की जगह क्या आ जाएगा, MK². m² लिख सकते हैं, राइट। तो हमने क्या किया, सिर्फ फॉर्मूला बनाने के लिए हम ये सब कर रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी रोलिंग इक्वल्स टू 1/2 mv² प्लस 1/2 mk²। अच्छा, अब I जो है बेटा, I की जगह मैंने mk² तो लिख दिया, लेकिन ये जो ओमेगा है, ये रहा ओमेगा आपका, ये ओमेगा, क्या इस ओमेगा की जगह हम v/r लिख सकते हैं, बिकॉज वी नो दैट कि v क्या होता है, r ओमेगा होता है। v क्या होता है, r ओमेगा होता है, तो ओमेगा की जगह क्या हम v/r लिख सकते हैं। Yes. Yes, तो sir. मैंने क्या किया, यहाँ पे ले लिया v²/r², राइट। तो यहाँ पर हम देखें 1/2 m कॉमन, सेंटर ऑफ मास मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का होल स्क्वायर कॉमन, और 1 + 1/2 और k² भी आएगा, राइट। नहीं 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 नहीं, 1/2 बाहर ले लिया ना, 1 + 1/k², सिर्फ इतना ही आएगा। तो ये आ गया काइनेटिक एनर्जी रोलिंग। बोलो, क्लियर है यहाँ तक अब? Sir, K²/R² नहीं आएगा? अरे हाँ, बिल्कुल सही कहा, कोई तो जग रहा है, इसका मतलब ये हुआ। बाकी सब सो रहे थे क्या? No, sir. जागृत, Yes, sir. समझ में आ रहा है बेटा? Yes, sir. खाली ऐसे ऐसे ही करेगा, ये सही में आ रहा है? ठीक है चलो।
ओके, यहां तक कंप्लीट हो गया। अब बताओ किसी को कोई डाउट है इसमें? और ये H नहीं है M है, ये भी बता दूं, कई लोग तो H देख रहे होंगे इसको। बोलो, इसमें किसी को कोई डाउट है? No. पक्का? नो सर। नो सर। कोई डाउट नहीं है किसी को? ठीक है, अब एक काम करना है आपको। काम ये करना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया के 10 क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करने हैं। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कितने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप? 10 क्वेश्चन